नमस्कार, मनी 9 की खास वीडियो आई ओपनर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी एक खास टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिस पर हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। और ये जो मुद्दा है वो मुद्दा है डिजिटल रुपी का, यानी कि CBDC जिसे कहा जाता है। RBI ने 2022 में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया था, लेकिन 3 साल इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए हो चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक इसको पब्लिकली लॉन्च नहीं किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम कि आखिर ये डिजिटल रुपी या डिजिटल करेंसी क्या है, इसको लॉन्च करने में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट 2022 में ही लॉन्च हो चुका है लेकिन पब्लिकली अभी तक इसको लॉन्च नहीं किया गया है। तो इसके सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या चुनौतियां हैं, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर सर। तो संदीप सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आई ओपनर में। थैंक यू। और सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि डिजिटल रुपी क्या है और इसको लॉन्च करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि 2022 में ही पायलट प्रोजेक्ट आ चुका है इसका। डिजिटल रुपी यानी कि हमारी जो करेंसी, जैसे हम फिजिकल नोट्स होते हैं उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक वर्जन देखेंगे जिसको हम CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे ई-रुपी के नाम से भी जानते हैं। तो अब UPI का एक नेक्स्ट वर्जन कह सकते हैं आप कि ये RBI इसको यूज़ करना चाहता है। इसी मंशा के साथ इसी महत्वाकांक्षा के साथ इसको लॉन्च भी किया गया था। पायलट लॉन्च था, हालांकि फुल फ्लेजेड लॉन्च नहीं था। और अब भी जब ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं उस पायलट को लॉन्च किए हुए, जैसे आपने कहा 1 नवंबर 2022 को इसको पायलट लॉन्च किया था, अभी भी इसे पूरी तरह से लॉन्च करने की जल्दबाजी में नहीं है RBI। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद RBI के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं T रविशंकर, उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में ये बयान देते हुए कहा कि अभी हमें फिलहाल कोई जल्दी नहीं है कि इसको हम पब्लिकली लॉन्च कर दें। अब आप ये मत समझिए कि लॉन्च अटक गया है या कहीं रुक गया है, ऐसा नहीं है। अब इसको आप समझने की कोशिश इस तरह से कीजिए कि RBI या तो कॉशियस है या आप इस तरह से मानिए कि फेजिस में चरणबद्ध तरीके से आप कह सकते हैं कि पायलट बेस्ड जो रणनीति है उसके जरिए धीरे धीरे इसे लॉन्च करना चाहते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में आगे एक्सप्लेन करता हूं कि क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पॉइंट ऑफ कंटेंशन है या किस चीज़ से RBI, वैसे तो कहना गलत होगा कि डर रहा है, लेकिन हाँ उस चीज़ का डर है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कि वो कभी गलत ना साबित हो जाए या फिर बैकफायर ना कर जाए, जिस वजह से RBI अभी फूंक के कदम रखने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट RBI क्या चाहता है, RBI इस लॉन्च का अगर पब्लिकली लॉन्च कर दिया जाता है ना, तो उसका जो फुल फ्लेजेड इम्पैक्ट है, जो पूरा असर है, उसको समझने की कोशिश में कर रहा है, जिस वजह से ये रोल आउट जो है उसे वो फेज्ड मैनर में करना चाह रहे हैं। तो देश भर में अगर इसका लॉन्च किया जाएगा तो RBI पहले ये समझना चाहता है कि उसका इम्पैक्ट किस तरह से होगा। UPI आया, UPI पूरी तरह से सेटल हो गया, हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। नंबर्स आप सब जानते हैं जिस तरह से रिकॉर्ड्स नहीं बन रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर और उसके साथ साथ जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसके ऊपर ई-रुपी के पब्लिक लॉन्च का क्या असर होगा, उसे समझने के बाद ही RBI की ओर से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको आप ऐसे मत समझिए कि ये अटक गया है, कहीं लटक गया है, रुक गया है मामला, ऐसा नहीं है। RBI देर से आए दुरुस्त आए वाला मामला जो होता है ना, उस रणनीति पे चल रहा है। RBI मतलब सारी चीजें अभी फिलहाल एक टेस्टिंग मोड में हम कह सकते हैं कि इसके आसपास की चीजें वो देख रहा है। पायलट तो होते हैं टेस्टिंग। बिल्कुल। तो सर, लेकिन 3 साल तो हो ही चुके हैं पायलट प्रोजेक्ट को, तो अब कितना धीरे धीरे वो कितना फेज्ड मैनर में वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि 3 साल तो हो चुके हैं। अगर उनको देखना है कि क्या इम्पैक्ट इसका हो सकता है, किस तरीके से लोग इस्तेमाल करेंगे, लोगों को ये समझ में भी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि डिजिटल रुपी है। UPI भी जब आया था तो लोगों को समझने में वो टाइम लगा था। कुछ टाइम बाद फिर UPI ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अब जैसा कि आपने बताया डेटा सबके सामने है। आपने सही कहा, आपने लोगों तक पहुंचे ना, आप लोगों को, यानी कि जो एक सफिशिएंट यूज केस होते हैं ना, जो वो RBI देखना चाह रहा है, दैट टू प्रोग्रामेबल, जो इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, ई-रुपी का इस्तेमाल कर सकें, वैसा RBI देखना चाहता है। और प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए अगर कोई केसेस सामने आते हैं, अब प्रैक्टिकलिटी की जहाँ तक बात है, आपने फिजिकली तो रुपए का बहुत इस्तेमाल किया, प्रैक्टिकली क्या लोग इसे यूज कर पाएंगे, है ना, प्रोग्रामिकली अगर इसका सही इस्तेमाल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर RBI का ज़्यादा फोकस है। जी, मैं यही आपसे जानना चाह रहा कि RBI इसी वजह से ही टाइम लग भी रहा है। आप कहते हैं ना कि हमें उदाहरण चाहिए, हमें पर्याप्त डेटा चाहिए उसके पीछे कि हाँ जो चीज़ चल रही है वो सही होगी, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा या उसका कोई गलत बैकफायरिंग नहीं होगी। वो जो डेटा है ना, जो यूज़ केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, दैट टू प्रोग्रामेबल वंस, उसी की तलाश में ही RBI ज़्यादा है। ऐसे कुछ केसेस मिले, ऐसा कुछ टेस्ट उनको मिले
तो ज़्यादा फोकस वो उस चीज़ के ऊपर करना चाहते हैं। स्पेशली ऐसे लोग, जब लोगों की बात है ना, प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, ऐसे लोग जो कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जो टेक सेवी लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी समझ आती है या इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तो ठीक है। अब साइबर फ्रॉड के कितने मामले देख रहे हैं, आपने लॉन्च तो कर दिया, सब कुछ हो गया, अब लोग डिजिटल अरेस्ट, आपका साइबर फ्रॉड के जुड़े हुए मामले, अब पैसा लूज हो जा रहा है, गलत लिंक पे क्लिक कर दिया, बट कई तरीके हैं ऐसे। आरबीआई नहीं चाहता कि ई-रूपी के साथ ऐसा हो। ओके, तो फायदे हैं हर चीज़ के। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो गाड़ी भी हम जब एक्सेलरेट करते हैं तो रिस्क होता है ना, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा संभल कर, आराम से, धीरे धीरे। तो जब आप एक्सेलरेट करें तो उसके नुकसान भी है कि आपका रिस्क भी साथ साथ बढ़ता है। इसी तरह से आरबीआई भी चाहता है कि जिनकी टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है वो अगर सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें भी साथ में प्रोग्राम लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, सीबीडीसी को प्रोग्राम से अटैच करके अगर वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आरबीआई बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होगा। ऐसे यूजर्स की ही तलाश में ही आरबीआई है जो टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, उसके बावजूद भी सीबीडीसी का प्रोग्राम बेस्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक टैक्स सेवी की बात है, मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान यूपीआई यूज़ कर रहा है, कोई भी ऐप यूज़ कर रहा है, पेमेंट कर रहा है ऑनलाइन, तो वो अब पेमेंट करने का तरीका तो एक समझ ही चुका है वो कि किस तरीके से कहाँ पेमेंट होनी है, किस तरीके से वो गलत हो सकती है, पेमेंट गलत इंसान को जा सकती है। तो टैक्स सेवी की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि अगर सीबीडीसी भी आता है, ये डिजिटल रुपये भी आता है, तो ये भी लोगों को आसानी से समझ आ ही जाएगा। वैसे कोई इतनी टेक्निकलिटी तो इसमें शायद नहीं होने वाली। यूपीआई देख के भी बोल रहे हैं आप ये? बिल्कुल, यूपीआई को देखकर जिस तरह से लोगों ने पैसा गंवाया है, जिस तरह से मामले सामने आते, शिकायतें आती हैं। अब ऐसा तो नहीं किसी को यूपीआई के पेमेंट नहीं करना आता, बिल्कुल, ई-रुपये भी सीख जाएगा कोई, लेकिन लूपहोल्स होते हैं। राइट, जो यूपीआई के साथ हुआ या यूपीआई में हो रहा है वैसा आरबीआई नहीं चाहता है कि ई-रुपी के साथ हो या सीबीडीसी के साथ हो। अब आपने पहले ही मुंह जला लिया है तो फिर छाछ भी फूक फूक के पीते, वही वाली चीज़ है ना। जब एक चीज़ हो चुकी है आपके सामने, फिर आप इंश्योर करना चाहेंगे, सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जो आप लॉन्च कर रहे हैं उससे नुकसान नहीं होगा। फिर आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी तो बात आती है ना। आपने पहले एक चीज़ लॉन्च करी, उसमें कुछ दिक्कतें हुई, फिर आप उसको सुधार नहीं पाए, दुरुस्त नहीं कर पाए, उसके बाद आपको जल्दबाजी क्या थी? किसी ने आपके कंठपट्टी पे बंदूक तो ना रखी हुई है कि ई-रुपी लॉन्च ही कर दीजिए। सही बात है। और इसके पीछे तो क्योंकि डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि सरकार ही है, जुड़ी हुई है सरकार, तो फिर वैसे भी आप देखिए आरबीआई का क्या कहना है ना, अब पेंच कहाँ फंस रहा है जो आप पूछ रहे हैं ना। देखिए देश में अब अभी तक केवल 70 लाख लोग हैं जो कि ई-रुपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे भी पायलट फेज है, तो ज़्यादा लोग तक इसकी रीच नहीं है। तो अब आरबीआई कह रहा है कि अगर बाकी देश भी इसको यूज़ करें, अगर डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो शायद ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है ना, उसमें शायद इसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है। हालांकि पर्सन टू मर्चेंट्स, हर तरह से आरबीआई चाहता है कि डिजिटल रुपये का इस्तेमाल हो, लेकिन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की जहाँ तक बात है, अगर उसमें इसको ज़्यादा तरजीह देनी है या फिर इसका वो प्रचलन बढ़ाना है, तो उसके लिए जो जिस देश में आपको पेमेंट करना है वहाँ पर भी डिजिटल करेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम तो लॉन्च कर देंगे, लेकिन बाकी देशों में नहीं हुआ तो फिर उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इस पूरी कड़ी में, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, जो कंसर्न है, जो दिक्कत है, जहाँ पे चिंता है, वो है एआई। ओके, अब आप कहेंगे एआई कैसे? एआई से आपकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, चीज़ें तेज़ हो रही हैं, आपको अच्छी चीज़ें, तेज़ चीज़ें सस्ते में मिलने की जो बातचीत है वो चल रही है, बहुत एडवांसमेंट हो रहा है उससे। लेकिन ये जो एआई है, एआई में हम यही कहते हैं ना, पीछे जो डेटा फीड किया गया है उसकी लिमिटेशन वहीं तक है। आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर है उन्होंने भी इसी चीज़ को बोला। मैं उनका टेक पढ़ रहा था जो उन्होंने ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बोला ना, उन्होंने यही कहा कि एआई सिस्टम्स जब डेवलप किए जाते हैं ना, इसको ध्यान से समझिएगा, जब एआई सिस्टम्स डेवलप किए जाते हैं तो उसमें कुछ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा फीड किया जाता है। जब इतना वास्ट डेटा उसके अंदर डाला जाता है जिसके बेसिस पर आपके एआई सिस्टम्स डेवलप होते हैं, जाहिर सी बात है, वेरी नेचुरल कि वो उसमें कुछ बायसनेस भी आ जाए, यानी कि उसके अंदर कुछ पक्षपात आता हुआ दिखे। वो जो बायसनेस होती है डेटा के अंदर, उस बायसनेस से आपके जो सिस्टम्स हैं, जो डेटा आपने अंदर फीड किया, उससे डिस्क्रिमिनेशन पैदा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। भेदभाव होता है, और भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। कैसे भेदभाव बढ़ सकता है? एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल या पॉपुलेशन अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो अगर किसी डेटा में बायसनेस है, जिसने भी वो डेटा फीड किया, गलती से, जाने से, अनजाने से जो भी डेटा फीड हो गया, अगर उस डेटा में किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल या पॉपुलेशन के लिए किसी तरह का कोई बायसनेस है, तो फिर उनके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा?
अगर वो बायसनेस हुआ वहाँ पे तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल उन फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस केस में आप सीबीडीसी मान लीजिए, ठीक है, और भी चीजें हैं, मैं केवल सीबीडीसी की बात कर रहा हूँ, ई रुपये या डिजिटल रुपये की बात कर लीजिए। अगर वहां पे कुछ पक्षपात आ गया, कुछ बायसनेस आ गया, तो डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, आपका सिस्टम ही अलाउ नहीं करेगा, एआई सिस्टम ही नहीं अलाउ करेगा उनको उस चीज का फायदा लेने के लिए। तो आप जहां चाहते हैं कि ई रुपये का इस्तेमाल बढ़े, लोग ज़्यादा उसको यूज़ करें, अगर वो डिस्क्रिमिनेशन आ गया तो वो लोग तो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो जहां आपने एक चीज़ को एक पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा लेते हुए एक नई चीज़ लॉन्च करी कि उसका प्रचलन बढ़ेगा, उसका इस्तेमाल बढ़ेगा, वो सिस्टम ही जो आपने लॉन्च किया, जिसकी मदद से आपने सिस्टम लॉन्च किया, वो आपको उस चीज़ से शील्ड कर देगा या फिर उसका इस्तेमाल ही नहीं करने देगा। तो ये चीज़ पैदा ना हो, ये स्थिति ना आए कि आपके डेटा में जो बायसनेस है उस वजह से कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो, फाइनेंशियल सर्विसेज यूज ही ना कर पाए। फाइनेंशियल सर्विसेज का इस्तेमाल ही तो बढ़ाना है ना बेसिकली, जिसमें सीबीडीसी कह लीजिए, यूपीआई कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो अगर वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है तो उसके लिए थोड़ा तो आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा सिस्टम को। देखिए, जिस चीज़ को आप इस्तेमाल करके एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं ना, वही चीज़ बाधा ना पैदा कर दे, वही आपके लिए दिक्कत ना बन जाए, उसकी टेस्टिंग चलेगी। बिल्कुल, ठीक है। तो आप ये समझिए, आप गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा देंगे, जब एक्सेलरेटर दबा देंगे उससे आपका गाड़ी तो तेज़ भाग जाएगी, बाद में ब्रेक लगाना कितना मुश्किल हो जाएगा, और ब्रेक लगाएंगे भी कभी गाड़ी झटका लगेगा, पलट गई गाड़ी, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो सिचुएशन ना पैदा हो जाए। इसलिए एक्सेलरेट करने से पहले अपने सिस्टम को चेक कर लीजिए कि ब्रेक मारेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या ब्रेक लगाने की स्थिति आए ही ना, रोड को टेस्ट कर लीजिए, रोड उतना काबिल है जितनी आप एक्सेलरेट करना चाहते हैं, यानी कि जिस रोड का आप इस्तेमाल करते हुए गाड़ी भगाना चाहते हैं वो रोड ही काबिल नहीं है, वो सिस्टम ही उतना काबिल नहीं है, आप गाड़ी को भगाने लगेंगे, या तो कहीं टकराएंगे, या आपकी गाड़ी पलट जाएगी, या किसी और को नुकसान पहुंचाएंगे। आरबीआई ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि देर सवेरी सही, लेकिन डिजिटल रुपये आना है, ये तो तय है। हाँ, आना है, ये तय है, भले थोड़ी सी देर हो जाए। आरबीआई भी टेस्टिंग फेज में है, समझकर जी, ध्यान से क्या उसके रिपरकशंस हो सकते हैं उसके बाद। ठीक है, चलो सर, ये तो हमने बात कर ली कि आरबीआई धीरे धीरे अभी टेस्टिंग फेज में है, फेज मैनर में चीज़ें लाएगा, ये सारी हमने बात कर ली। लेकिन एक बड़ा सवाल कि सीबीडीसी लॉन्च में कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस है वो जिसकी वजह से आरबीआई को भी अभी इंतजार करना पड़ रहा है? चैलेंज इनोवेशन और आपका जो सिस्टमिक स्टेबिलिटी है, जी, जो आपका सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी, और एक तरफ इनोवेशन, ये दोनों को बैलेंस करना है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसी को लेकर ही सबसे ज़्यादा समय लग रहा है। तो चुनौती सबसे बड़ी यही है कि आप जो इनोवेशन कर रहे हैं, उस इनोवेशन की वजह से आपका जो सिस्टमिक स्टेबिलिटी है, उसका जो सेफगार्ड करने वाला पॉइंट है, सिस्टम को बचा के रखने वाला, कहीं वो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएगा ना। इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के जवाब नहीं आ पा रहे, या फिर उसको थोड़ा समझना चाह रहा है आरबीआई, जिस वजह से ये चीज़ें रुकी हुई हैं, या फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे पेस पर यहाँ पे चलती हुई दिख रही हैं। तो एआई से जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, उसकी जो मजबूती है उसको सुनिश्चित करना चाहता है आरबीआई, और इसी वजह से ये जो इनोवेशन और आपका जो सिस्टमिक स्टेबिलिटी है, उसका जो बैलेंस है, संतुलन है, उसी का इंतजार हो रहा है कि आपका जब एआई सिस्टम्स का इस्तेमाल होगा तो आपका इनोवेशन तो हो जाएगा, लेकिन इनोवेशन के साथ आपका जो सिस्टम है, जो सिस्टमिक स्टेबिलिटी है, वो तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो जाएगी। ये जो बैलेंस बनाने में टाइम जा रहा है ना, इसी की वजह से यही सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना फिलहाल आरबीआई करता हुआ दिख रहा है। तो इनोवेशन और सिस्टमिक स्टेबिलिटी के बीच में संतुलन को लेकर आरबीआई सबसे ज़्यादा सतर्क है। एआई के इस्तेमाल से जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है उसके ऊपर असर हो, कोई इम्पैक्ट आए, फिर लोग उसका इस्तेमाल ना कर पाएँ। अब मैंने केवल आपको सीबीडीसी बोला है जी, जो मैं आपको पक्षपात की बात बता रहा था ना, उसमें आप देखिए, किसी की हायरिंग करनी है या फिर आपकी क्रेडिट प्रोफाइलिंग करनी है, आप लोन लेने जा रहे हैं जी, ठीक है, एआई सिस्टम का इस्तेमाल होकर आपको लोन का आपकी प्रोफाइलिंग की जा रही है, उसमें पहले से कुछ बायसनेस है, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर, तो आप मानते हैं कि आपको लोन मिलेगा, आप सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, स्क्रूटिनाइज ही नहीं हो पाएंगे उस चीज़ में, आपको पहले ही दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो वैसे अगर वो एआई सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ना करते हुए भले ही आपको लोन मिलना था जी, आपने एक फास्ट सिस्टम अपनाया, वो फास्ट सिस्टम में जो एलिजिबल आदमी था उसको भी उसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। कानून क्या बोलता है, कोर्ट क्या बोलता है, हमारा लॉ क्या बोलता है कि भले ही 100 गुनाहगार चले जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो एलिजिबल आदमी है
उसको दिक्कत ना हो जाए फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल सेवाएं यूज़ करने में, इस चीज़ को आरबीआई सुनिश्चित करना चाहता है। भले ही तेज़ी से ना मिले, ज़्यादा अपग्रेडेशन ना हो, लेकिन जो एलिजिबिलिटी है किसी की वो ना खत्म हो जाए। चलिए सर, संदीप सर, आपने बहुत अच्छे से डिजिटल रुपी के बारे में बता दिया कि 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब तक क्यों आरबीआई इसको पब्लिकली लॉन्च नहीं कर पाया है, क्या चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और आरबीआई किस तरीके से इसकी टेस्टिंग कर रहा है ताकि हर एक इंसान को इसकी अच्छी से अच्छी सर्विस मिले और कोई बायसनेस ना हो। जो भी एआई सिस्टम है या जो भी सिस्टम होगा उसके अंदर बायसनेस ना हो और किसी तरीके की किसी को परेशानी भी ना हो, आसानी से सारे काम भी हो जाएं। तो लेकिन अब देखना यही होगा कि आरबीआई कब पूरे तरीके से पब्लिकली डिजिटल रुपी को लॉन्च करता है। तो आज के आई ओपनर में बस इतना ही। लेकिन जी, बाकी लोगों से पूछना भी तो बनता है ना, क्या ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? पायलट में जो 70 लाख लोग हैं उनमें से कोई है, इनका क्या एक्सपीरियंस है, ये भी तो बताएं। हाँ बिल्कुल, अगर आप में से कोई है जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल रुपी का इस्तेमाल कर रहा है तो कर रहा है या करना चाहते हैं, राइट, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बड़ी अंदर से क्यूरियोसिटी होती है यूज़ करने की। राइट, तो अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है या फिर करना चाहता है तो अपना एक्सपीरियंस आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें आपके रिस्पॉन्सेस का यहाँ पर इंतज़ार रहेगा। तो आज के आई ओपनर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज जिस टॉपिक पर हमने बातचीत की है, चर्चा की है, वो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।